हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल। एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3। चलिए अब देखते हैं पे ऑफ चार्ट फ्यूचर में कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए मेन स्क्रीन में देखते हैं जो आपका जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक बायर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है, मतलब बाय किया है 100 रुपये में। तो इन द मीन टाइम जो एक्सपायरी आ गया तो उसका जो अंडरलाइन स्टॉक है, अंडरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी चल रहा है 150 के भाव में चल रहा है। तो जैसे कि बंदा ने 100 रुपये में परचेस किया था कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएटली अगर कोई बंदा इसको सेल कर देता है मार्केट के भाव के हिसाब से तो 150 रुपये उसको मिल जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो आप अगर माइनस करेंगे तो 150 रुपये से 100 रुपये का, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिमिलरली मान लीजिए कोई बंदा अगर एक्सपायरी में उसका जो अंडरलाइन स्टॉक है वो गिर जाए, मान लीजिए 70 रुपये में आ गया, एक्चुअली उसका बाइंग प्राइस था 100 रुपया, अभी इसका भाव चल रहा है एक्सपायरी में 70 रुपया। इसके चलते उसको 30 रुपीज़ का जो लॉस हो रहा है तो उसको फ्यूचर में एडजस्ट करना होता है। इसी को एक्चुअली बोला जाता है पे ऑफ चार्ट, जो कि एवरी एक्सपायरी में इसको सेटलमेंट किया जाता है। चलिए आप सीखते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी किसको बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैरी एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट है। मतलब आप देखिएगा अगर कैश मार्केट में किसी का प्राइस अगर सडन 100 रुपये चल रहा है तो फ्यूचर प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए 101 रुपये रहेगा, जो 1 रुपये है उसको एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैरी बोला जाता है। तो इसमें एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट जिस अंडरलाइन का इसमें रिलेटेड है तो एक्चुअली फ्यूचर प्राइस में जुड़ दिया जाता है। इसमें टाइम वैल्यू भी जुड़ा रहता है। तो जो आपका प्राइस सिस्टम में दिखाएगा फ्यूचर प्राइस कैश प्राइस से जो एक्स्ट्रा जो आपका डिफरेंस फिगर रहेगा उसी को एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैरी कॉस्ट बोला जाता है। चलिए आप जानते हैं फ्यूचर में कैसे शॉर्ट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा ने 100 रुपये में किसी फ्यूचर को शॉर्ट किया है, अगर उस फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट गिर जाए 60 रुपीज़ में, इसमें 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो शॉर्ट किया है 60 रुपये जब उसका प्राइस आएगा तो बंदा क्या आएगा, बाई बैक कर लेगा। तो इसके चलते उसका 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा, जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रेड करने में जैसे मार्जिन, कमीशन और टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। चलिए अब समझते हैं कन्वीनियंस यील्ड को। कन्वीनियंस यील्ड समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बोले थे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आप लोग सीख में देख सकते हैं स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी इनफ्लो। इस दोनों का कॉम्बिनेशन का जो एक एक्यूमुलेट प्राइस होता है उसी को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ इक्विटी में अगर कोई डिविडेंड किसी को मिलता है, मान लीजिए डेट में अगर किसी को इंटरेस्ट मिलता है, इसी को एक्चुअली स्पॉट प्राइस के साथ जोड़ा जाता है। इसी को कन्वीनियंस यील्ड बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग इन्वेस्टर लोग हैं जिसको मार्केट पार्टिसिपेंट बोलते हैं, कुछ मेंटल सपोर्ट मिलता है होल्डिंग में, तो इसी को हम लोग कन्वीनियंस यील्ड बोलते हैं। बात करते हैं फ्यूचर प्राइसिंग में जो एक्सेशन है उसी के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन में फ्यूचर प्राइस में, फ्यूचर एक्चुअली जो ट्रेड होता है प्रीमियम में ट्रेड होता है और डिस्काउंट में ट्रेड होता है, जो इसका स्पॉट प्राइस रहता है। अगर मान लीजिए किसी फ्यूचर प्राइस का स्पॉट प्राइस से ज़्यादा भाव चल रहा है तो हम लोग मान सकते हैं फ्यूचर में उस अंडरलाइन स्टॉक का भाव बढ़ सकता है। साइमल्टेनियसली मान लीजिए अगर स्पॉट प्राइस का भाव ज़्यादा चल रहा है और फ्यूचर प्राइस का भाव कम चल रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं उस स्पॉट प्राइस का भाव इन फ्यूचर में गिर सकता है। इसी को बोलते हैं फ्यूचर प्राइसिंग का एक्सेप्शनल। चलिए आप समझते हैं इंडेक्स फ्यूचर का यूज़ क्या होता है। जो रिस्क होता है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्पेसिफिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, और सेकंड है मार्केट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क जिसको बोलते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर स्ट्राइक वगैरह करता है, उसके चलते अगर कोई प्रोडक्शन और सेल्स का कुछ लॉस होता है तो उसको भी हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैनेजर पर्सन को सडनली डिपार्ट किया गया, तो इसमें भी अनसिस्टमेटिक रिस्क आप बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में कुछ लॉस हो गया और कुछ कंपटीशन या कंप्यूटर के आने से शेयर मार्केट में कुछ लॉस हो जाता है, उसको भी हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल सकते हैं। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क इसका कोई सिस्टम नहीं होता है, जब चाहे तब ये अनसिस्टमेटिक रिस्क प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब एराइज हो जाता है। अब समझते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को। सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको आप टाल नहीं सकते, मतलब ये रिस्क आप होगा ही होगा। मान लीजिए
सडन कोई पॉलिसी आया, कोई फिजिकल पॉलिसी या कोई मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, उसके चलते जो आपका रिस्क अराइज होगा तो उसको भी हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क बोल सकते हैं। मान लीजिए कुछ डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट का कुछ डिफरेंस आ गया, मतलब करेंसी का भाव अगर ऊपर या नीचे जाता है तो उसके चलते जो रिस्क अराइज होता है उसको भी सिस्टमेटिक रिस्क हम लोग बोल सकते हैं। और मान लीजिए कुछ वायर लग गया, ठीक है, उसके चलते भी सिस्टमेटिक रिस्क अराइज होता है। तो इस रिस्क को हम टाल नहीं सकते, मगर इसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं फ्यूचर में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके। तो आशा करता हूँ आज को वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हो सके तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।